हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली ज़रूर है। यहाँ पर तकरीबन 4% तक इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर टूट चुका है। इवन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल ही रही है और वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस तकरीबन 4% की गिरावट, और इंडिया बुल्स के साथ साथ आज एक और फाइनेंस शेयर था जहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिली, और वो था एल&टी फाइनेंस। 3% तक ये भी टूट चुका है। लेकिन हम बात करते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की। पिछले एक महीने में अगर हम देखें, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तकरीबन जहां था वहीं पर आ चुका है। लेकिन इस बीच 130 रुपए से 155 तक गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार टूट रहा है। देखो, इसको लेकर मेरी एक कमेंट्री हमेशा से रही है कि यहां पर जब भी तेजी आए ना, वो एक इंडिकेटर होता है कि भैया प्रॉफिट लो, निकल लो यहां से, ठीक है। वो कभी भी ऐसा मत करना कि जब ये बड़ी रफ्तार पकड़ रहा हो और तब आप ये सोचो कि अच्छा हम मौका चूक ना जाए, चलो हम खरीदारी कर लेते हैं, तो ऐसे गलती मत करना। यहां पर तेजी में सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के मौके बनेंगे, खरीदारी के मौके तब बनेंगे जब ये बहुत ज्यादा टूट चुका होगा, और वो भी स्विंग ट्रेडिंग के ही बनेंगे। लॉन्ग टर्म का फ्यूचर अभी भी उसका इतना ज्यादा लगता नहीं है मुझे। यहां पर अगर आप 3 साल की बात करोगे तो पिछले 3 साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर है उसमें 60% की गिरावट हम देख चुके हैं। और देखो, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, गिरावट आई थी, ठीक है, बड़ी रफ्तार पकड़ ली, ठीक है, बाद में वापस टूट गया ये। तो याद रखिएगा, बड़ी रफ्तार जब भी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ बिकवाली के मौके देगी आपको, ना कि फ्रेश एंट्री के मौके। कंपनी को लेकर देखें तो एक वक्त की शानदार जानदार कंपनी हुआ करती थी, भारी भरकम डिविडेंड पे करती थी, काफी लोगों का बहुत अच्छा पैसा बना भी था। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस लगे और हालत बद से बदतर होती चली गई। अपने कुछ बिजनेसेस को इनको बेचना भी पड़ा, और अभी भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर कर्जा तो चढ़ा हुआ है ही, लेकिन अभी भी कंट्रोवर्सी से बाहर नहीं आया है ये। मिड कैप शेयर है 6300 करोड़ के आसपास का, इसका मार्केट कैप है, वॉल्यूम तकरीबन 93 लाख के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। नतीजे की अगर हम बात करें तो हालांकि दिसंबर के अभी तक आई नहीं है, लेकिन जो लास्ट सितंबर का जो रिजल्ट था उसमें 2230 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो पिछले साल 2232 करोड़ से थोड़ा सा कम ही है। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर पहली चीज ग्रोथ नहीं है। दूसरी बात यहां पर यह है कि इनका प्रॉफिट में भी ग्रोथ नहीं है। जैसे कि सितंबर में तकरीबन 290 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा, इससे पहले 285 से 290 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट था। मतलब ग्रोथ देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी से, वो यहाँ पर नहीं है। और यही वजह है कि शेयर में आपको एक बड़ी शॉर्ट टर्म में कोई खबर आ जाती है, कोई न्यूज आ जाती है, तेजी आती है, वापस वहीं आता है जहां से ये शुरू हुआ था। कंपनी को लेकर देखा जाए तो डिविडेंड इसने पे किया था 2021 में, 2022 में इसने डिविडेंड पे करना बंद कर दिया, और 23 में भी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि पे करेगा ये आपको डिविडेंड। कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 7% लोग कह रहे कि बेच दो, 86% लोग कह रहे खरीदो, और 7% लोग कह रहे कि होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखो तो एक वक्त की इतनी दमदार कंपनी थी कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी काफी बढ़िया कमेंट्री भी थी। जैसे कि 23 अक्टूबर 2017 को मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी की रिकमेंडेशन थी और 1550 का टारगेट था। 2018 में भी कई सारे ब्रोकरेज हाउस ने 1600 रुपए तक के टारगेट दिए हुए थे, लेकिन जैसे ही 2018 एंड में हम पहुंचे, वापस से ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट घटाकर 1150 कर दिया, बाद में 19 में और कम करके 900 कर दिया। लेकिन आज ये उस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है जहां पर, और उसके बाद कोई भी अभी ब्रोकरेज हाउस अपनी कमेंट्री इसके ऊपर नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। यहां पर कंपनी को लेकर अगर हम देखें तो अभी तक नतीजे कब आएंगे कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन 2021 के बाद इसने डिविडेंड पे नहीं किया। अगर आप रेवेन्यू की बात करेंगे तो तेजी थी 2019 तक, तब से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 20 से 17,000 करोड़ का रेवेन्यू 13,000 पे आ गया, फिर 10,000 पे आ गया, फिर 9,000 पे आ गया। अभी क्वार्टरली ये लोग मुश्किल से 2,200 करोड़ के आसपास का ही रेवेन्यू कर पा रहे हैं। मतलब कि इनका अगर आप एवरेज में निकालोगे तो वो बनेगा 8,500 से 9,000 करोड़ का, जो कि देखा जाए तो कोई उतना इंकरेजिंग तो नहीं है।
जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी इनके कम होते जा रहे हैं। 4,000 करोड़ के प्रॉफिट आज 1,177 करोड़ में सिमट चुके हैं। अभी भी इनके क्वार्टरली अगर हम बात करें तो 285 से 290 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स रहते हैं, जो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2022 जितने ही निकल कर आते हैं एवरेज अगर हम निकाले तो ग्रोथ नहीं है बल्कि डिक्रीज मोड है इनका। जहां तक बात करें इंडिया बुल्स की, परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। 5 का पी रेशियो है और ये देख कर काफी लोग एक्साइट भी हो जाते हैं कि अच्छा कितना सस्ता हो गया, लेकिन याद रखिए सस्ता और सस्ता होगा, और ये मैं कई बार बोल चुका हूं। जब ये 150 पे था, इवन इससे पहले 200 पे था, मैंने पहले भी कहा था सस्ता और सस्ता होगा यहां पर। और 50% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो लेटेस्ट अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट होल्डिंग है उसके मुताबिक प्रमोटर के पास 9.59% की होल्डिंग है, 4.28% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 8.83% है डोमेस्टिक के पास, 21.73% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर्स के मिलाकर 55.57% की होल्डिंग है। याद रहे प्रमोटर ने जब बहुत बड़ी क्वांटिटी अपनी बेची थी ना, तब एक आर्ग्यूमेंट हमको दिया जा रहा था, और ये मैं अपने हर वीडियो में ये चीज मैं बोल चुका हूं। आर्ग्यूमेंट था कि ब्लैक रॉक जैसे बड़े ग्रुप ने पैसा लगाया है, कुछ बड़े एफआईएस ने पैसा लगाया है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो ना तो सबने बिकवाली ही करी है। अभी भी अगर आप देखो तो प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो लगातार कम ही हुई है। मार्च में 26% की होल्डिंग आज दिसंबर आते आते 21 पे आ चुकी है। इवन म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 4.23% आज दिसंबर आता है 4.28 में ही सिमट के रह गई, कोई कुछ बढ़ा नहीं है यहाँ पर। 8.88% की डोमेस्टिक की होल्डिंग यहाँ पर 8.83 पर आई है। तो खरीद कौन रहा है? खरीद भैया यहाँ पर ज्यादातर होल्डिंग जो है वो आपको रिटेल और अदर पार्टीज की ही देखने को मिल रही है, उन्हीं की तरफ से ज्यादा क्वांटिटी खरीदी गई है। और यही वजह है कि मैं अभी इस कंपनी पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूं, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर। हालांकि कई सारी कंपनीज हमने देखी है भैया अच्छे नतीजे के बावजूद भी गिरावट दिखा रहा है। तो यहां पर अभी रिजल्ट्स इनके आई नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर नतीजे आते भी है तो कुछ एंकरेजिंग नतीजे आने चाहिए, अगर नहीं आए तो और ज्यादा बड़ी गिरावट दिखा सकता है। और जिस तरीके के सिचुएशन से ये गुजर रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्यूचर इसका उतना मुझे पॉजिटिव लग नहीं रहा है। और आने वाले दौर में जिस तेजी से बैंकिंग शेयर ग्रोथ कर रहे हैं, और इवन जो पीएसयूज बैंक है, सरकारी बैंक है, अब वो दमखम जो दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन फाइनेंस कंपनियों का सबसे बड़ा जो कंपटीटर अब निकल कर आएगा वो बैंक्स निकल कर आएगी। क्योंकि अब बैंक्स क्या कर रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ खुद टाई अप कर रही है ताकि सीधा लोन उनको मुहैया करवाया जाए। और ये मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जो फाइनेंस कंपनी है जो टॉप लेवल की है, ठीक है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया या फिर बजाज फाइनेंस हो गया, उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो इंडिया बुल्स फाइनेंस जैसी कंपनी थोड़ी सी दिक्कतों में चल रही है, मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले दौर में। तो यही कहूंगा, अभी के लिए अवॉइड करिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को, क्योंकि ऑप्शन कई सारे हैं अच्छे इस स्पेस में, और काफी बड़ी गिरावट आज दिखा भी चुका है। शायद थोड़ी और गिरावट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।